हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल, सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इन्फ्लुएंस ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर आप एक दूसरा चार्ज पार्टिकल Q को dl डिस्प्लेसमेंट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको जो वर्क डन है वो माइनस Q E डॉट dl जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इतना वर्क डन आपको सिस्टम में एड ऑन करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे इस dl में ये अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में आपको कहा जाए तो आप इसे लिखेंगे माइनस Q इंटीग्रेशन ऑफ द E डॉट dl विद द इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। आप E डॉट dl को इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों पे, अगर आपको सिंपली कहा जाए कि आपको 0 0 1 से मूव करना है पार्टिकल 1 2 6 पे, ठीक, तो आप इस पे अपने इंक्रीमेंटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको भी डिफाइन करेंगे और उसको डिफाइन करके आप यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है आपको पॉइंट A मान लेते पॉइंट B है, पॉइंट B से पॉइंट A पे मूव करना है। आप अपने चार्ज पार्टिकल, आपका जो चार्ज पार्टिकल था वो रेस्ट पे था पॉइंट B पे, उसको आपने मूव करके अगर पॉइंट A पे पहुंचाना है तो dl ये आपका डिफरेंशियल लेंथ है फॉर अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, ठीक है। तो ये जो E डॉट dl है, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं। अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो डिफरेंशियल लेंथ क्या होती है? dl will be dx ax plus dy ay plus dz az। कितना आपका x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, कितना y और कितना z चेंज हुआ है। तो ये जो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उसके हिसाब से आपका वर्क डन जो है वो अलग अलग होगा। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लाएंगे तो E डॉट dl जो है वो आपका वर्क डन का साइन चेंज कर देगा। सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये है किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप इतने चेंज करते हैं तो आपका डिफरेंशियल लेंथ क्या होगा। अगर आप यहां से यहां पे चेंज कर रहे हैं तो dl क्या आएगा? तो यहां पे आपका dl क्या आ जाएगा? ax plus 2ay plus 5az, okay, is it clear? dx is 1 and dy is 2 and dz is 5। इस तरीके से आप dl को सेलेक्ट करेंगे और अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। कैसे आपने क्या पाथ, क्या लाइन सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया है वो वर्क डन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा उसको आज हम स्टडी करते हैं कि आपको अलग अलग अगर पाथ dl स्ट्रेट लाइन हो सकती है, A से B में स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती हूँ, A से B हम एक सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए मूव कर सकते हैं, A से B हम लाइन सेगमेंट में मूव कर सकते हैं, ठीक। तो किस तरह से आपका जो सेलेक्टेड पाथ है वो टोटल वर्क डन को इन्फ्लुएंस करेगा उसे हम आज समझते हैं। यहाँ पे हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। If electric field E equals to 4xy ax minus of 4y plus 2x square ay plus 8z az is electric field that calculate the incremental work done to move a 1 coulomb charge from point B with coordinate 0 0 0 to point A with coordinate 2 1 3 along। हमें दो रास्ते दिए गए हैं, लाइन सेगमेंट्स 0 0 0 से 2 0 0 2 1 0 2 1 3। Finally, you are reaching in line segments to point A. And second path is straight line from point A to point B to A. इन पाथ को कवर करते हुए हमें पहुंचना है। ये अगर आप इस तरह से कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो ये आपको क्या बोल रहा है? 0 0 0 से 2 0 0 2 0 0 से 2 1 0 2 1 0 से 2 1 3। आप इस तरीके से पहुंच रहे हैं तो आप अपने कोऑर्डिनेट में A B से A इस पाथ को कवर करते हुए, ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 2 0 0, ये हो गया 2 1 0 और ये हो गया 2 1 3।
आप एक तो इस सेक्शन को कवर करते हुए पहुंच रहे हो, एक आपको कहा गया सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि आप 0 0 0 से स्ट्रेट लाइन 2 1 3 पे मूव कर रहे हो। एक आपका ये पाथ है, एक आपका ये पाथ है। हम कैलकुलेट करते हैं कि ये जो सिलेक्टेड पाथ है वो कैसे वर्क डन को इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, अगर हमें लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो पहले हम लिख लें, ई को लिख लें, आपका E will be minus 4xy ax minus 4y plus 2x square ay plus 8z az। ओके, डीएल आपका स्टैंडर्ड डीएल ये रहेगा। अगर आप E डॉट डीएल करते हैं, ठीक है ना, वर्क डन क्या है, माइनस ऑफ क्यू E डॉट डीएल। ओके, इनिशियल एंड फाइनल। ओके, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फाइनल। यहाँ पे Q आपको 1 कूलम दे रखा है तो W विल बी माइनस E डॉट dl, B से A। यहाँ पे अभी हम सिंपल हो गए। अगर अब हम इसको कैलकुलेट करें E डॉट dl, तो स्टैंडर्ड E डॉट dl क्या होता है आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा dx, इसके साथ ax में इस तरह से ay az। स्टैंडर्ड जो आपका रहता है वो रहता है ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz। ठीक, अगर हम इसे ex ax प्लस ey ay प्लस ez az स्टैंडर्ड से अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करें तो ये मिलेगा आपको। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहां पे हमें E डॉट dl कैलकुलेट करें। E डॉट dl कैलकुलेट जब करेंगे तो ex के साथ dx, ex क्या है, माइनस 4xy, ओके, dx। अब आप इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और y जो है वो आपका एक अगेन वेरिएबल है, क्योंकि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो y की आप कौन सी वैल्यू लें। ठीक, y की आप कौन सी वैल्यू लें, यहां ध्यान दीजिए कि जब आप 0 0 0 से 2 0 0 की तरफ मूव कर रहे हैं तो x जो है इस पहले लाइन सेगमेंट में x जो है वो आपका 0 से 2 वैल्यू हो रहा है, y भी 0 है और z भी 0 है। तो आप जब dx को कंसीडर कर रहे हैं तब आप y को कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में जब dx एग्जिस्ट कर रहा है तब आपका y 0 ट्रीट किया जा सकता है। चलिए अब हम आते हैं ey में। ey क्या है, माइनस में आता है, माइनस 4y प्लस 2x स्क्वायर, ये आपका है ey dy। तो यहाँ हम y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y की इनिशियल और फाइनल वैल्यू लगाएंगे, लेकिन उस वक्त x को क्या ट्रीट करेंगे, जब dy आपका एग्जिस्ट कर रहा है, जब y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 0 से 1, तब x आपका कांस्टेंट है, z आपका कांस्टेंट है, राइट। तो जब dx हो रहा है तब आपके y और z कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू उठाइए और इस dy के साथ वो वैल्यू रख सकते हैं। इस dx में y और z की इनिशियल वैल्यू, x को आप वेरिएबल मान के इंटीग्रेशन करेंगे इस तरीके से, और जब आप ez देखेंगे, ez आपका क्या है, प्लस 8z dz। ठीक, ये इंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें x की वैल्यूज चेंज हो रही है, इसमें y की वैल्यू चेंज हो रही है, इसमें z की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बाकी का क्या करें, बाकी कोऑर्डिनेट्स को कैसे माने, क्योंकि यहाँ पे y x भी है और यहाँ पे y भी है, तो उनको क्या ट्रीट करें, उनको हम वो फिक्स वैल्यू लेंगे। जब हम लाइन सेगमेंट्स की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट में हम 1 बाय 1 एक कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफिकली इस गिवन सेगमेंट में, इस गिवन सेगमेंट में हमारा काम इजी हो गया कि एक एक करके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो बाकी दो कोऑर्डिनेट्स को आप कांस्टेंट ट्रीट करके यहाँ पे वैल्यू रख के इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। dz में आप केवल z की लिमिट रखेंगे, इसमें केवल आप y की रखेंगे, इसमें आप केवल x की रखेंगे। तो इसे कैसे करें, माइनस 4y x dx, x की लिमिट क्या है, वो 0 से 2 हो गया, ठीक, माइनस 4y प्लस 2x स्क्वायर
dy, y की लिमिट क्या है, वो 0 से 1 हो गया है, ओके, प्लस 8z dz, z की लिमिट क्या है कि वो 0 से, इस स्टेप में 0 से 3 हो गया है, 0 से 3 हो गया है, ओके। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें। इस स्टेप में जब केवल dx चेंज हो रहा था, जब हम 0 0 0 से 2 0 0 में जा रहे थे, तब केवल x चेंज हो रहा था, y having a constant value, what was that, 0, so this is 0, so this will become 0 minus 4y, x एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जब आप 2 0 0 से 2 1 0 जा रहे थे तो dy एग्जिस्ट कर रहा था, dy dx इस वक्त 0 है, लेकिन x की कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या है, 2 है और z आपका 0 है, x इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 0। इन वैल्यूज को रख के आप यहां पे लिखें, दिस विल बी 0 to 1 4y प्लस 8, ओके, dy प्लस जब dz हो रहा है तो आपको केवल x और y की वैल्यू ही नहीं है, तो आप इसे रख सकते हैं 8z लिमिट 0 to 3 dz। आप जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी केवल e डॉट dl आ रहा है, e डॉट dl आपका आ जाएगा 4y स्क्वायर बाई 2 प्लस 8y, ओके, विथ लिमिट 0 to 1 प्लस 8z स्क्वायर बाई 2 विथ लिमिट 0 to 3, ओके, ये माइनस में है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका e डॉट विल बी प्लस 26, सो वर्क डन विल बी माइनस e डॉट dl, दैट विल बी माइनस 26 जूल, ओके। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर मान सकते हैं, और ये लाइन सेगमेंट को आप मीटर में अगर मानेंगे तो e डॉट dl विल बी माइनस 26 जूल। अगर आपको लाइन सेगमेंट्स दिए हुए थे तो आपने e डॉट dl को ऐसे कैलकुलेट किया, क्योंकि जब हम मूव कर रहे हैं आपको एक पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता है, उस पॉइंट कोऑर्डिनेट पे आप e को वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, dl को वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे दिया जा रहा है तो आपका e एक वेरिएबल फील्ड है, e को आप कहां डिफाइन करेंगे, x भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है, तो आप e को एक, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमें एक पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, तो उस पॉइंट कोऑर्डिनेट पे आपने e को डिफाइन कर दिया, और फिर आपको जो भी इंक्रीमेंटल पाथ दिया हुआ था उस पाथ के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हैं तो आप dx कैलकुलेट कर पा रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट द चेंज इन e एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो सकती, तब आपको ex, ey और ez को डिटेल में लिखना होगा। x और y dx के टाइम पे आपके सारे जो एक्सप्रेशन है वो केवल x की फॉर्म में होने चाहिए, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इंटर रिलेशनशिप इस सेगमेंट में, आपको कई बार दिया होता है कि आप लाइन सेगमेंट जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस लाइन सेगमेंट से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में वर्क डन निकालिए, तब आपको x और y का इंटर रिलेशनशिप जो भी है उसे यूज करना है, और वो इंटर रिलेशनशिप आप यहाँ रखेंगे और यहाँ रख के आप ये कैलकुलेशन करेंगे। जब आप dx, dy और dz की फॉर्म में आप एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो यहाँ पे केवल x के फॉर्म में आपका सारा एक्सप्रेशन आना चाहिए, यहाँ y और यहाँ z, फिर आप x और y की इनिशियल और फाइनल लिमिट्स को लगा के और ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो बी केयरफुल while you are calculating e dot dl over a given path, ओके। अब हम दूसरा टाइप ऑफ पाथ डिस्कस करते हैं जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन से पहुंचना है, लाइन सेगमेंट में नहीं, हमें स्ट्रेट लाइन से पहुंचना है। उसमें देखते हैं हम वर्क डन कितना होगा। 0 0 0 से 2 1 3, ओके। तो यहाँ पे आपकी dx, dy और dz तीनों ही साइमल्टेनियसली आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपने जो प्रीवियस स्टेप में आपने कैलकुलेट किया था कि dx के वक्त y और z कांस्टेंट थे, वो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको फर्स्ट स्टेप ये होगा कि चाहे लाइन सेगमेंट दे रखा है या आपको कर्व का इक्वेशन दे
रखा है उस सेगमेंट से, उस पाथ से आपको x, y और z में इंटर रिलेशन जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। और फिर इस ex में केवल x के वेरिएबल रहेगा, x एज ए वेरिएबल आप ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ey में केवल आपका y वेरिएबल रहना चाहिए। अगर x और z है तो आप उनको चेंज कर लीजिए y में। और फाइनली ex should be a function of x so that you can perform dx, ey should be a function of y so that you can perform dy, or ez should be a function of z only so you can perform इंटीग्रेशन ओवर dz। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन के केस में हम लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के केस में आप x, y और z में पहला स्टेप रहेगा इंटर रिलेशनशिप। अगर आप x1, y1, z1 से मूव करते हैं x2, y2, z2 के लिए, आप लिख सकते हैं x अपॉन x2 माइनस x1 will be y upon y2 minus y1 will be z upon z2 minus z1, that will be a constant, that will be equals to a constant k। तो अगर हम इस रिलेशनशिप को काम में लेकर स्ट्रेट लाइन में अपना कोऑर्डिनेट्स की बात करें, x अपॉन हमें कहाँ मूव करना है, 0 0 0 से 2 1 3। ओके, तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके लिखेंगे, दिस विल बी x2 माइनस x1। ओके, x अपॉन x2 माइनस x1, y अपॉन y2 माइनस y1 विल बी z अपॉन z2 माइनस z1, दैट विल बी k। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इनको क्रॉस करके आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x विल बी 2y। ओके, x will equals to 2y as well as 3x will be 2z। और अगर आपका x और y में ही है इंटर रिलेशनशिप, बस इस तरीके से आप इसको अपना कैलकुलेशन करके और यहाँ पे आप इन फॉर्मूला में रख सकते हैं। अगर y और z में भी आता तब भी आप रख सकते हैं, z will be 3y। ये तीन आपके इंटर जो लिंक है निकल गए। अब आप एक्सप्रेशन को केवल x, y और z का फंक्शन बनाते हुए लिखें। तो आप यहाँ पे E डॉट dl कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट लाइन के केस में, ये है स्ट्रेट लाइन के केस में। ओके, स्ट्रेट लाइन के केस में आप ये रिलेशनशिप यूज करके x, y और z को कोरिलेट कर सकते हैं। तो E विल बी -4, y की जगह लिखिए आप x बाय 2 और यहाँ पे आपने लिखा x, ये वो आपका ex ये है ना, y की जगह लिख दिया मैंने x बाय 2। ओके, dx e डॉट dl निकाल रहे हैं ना, e डॉट dl विल बी इस तरह से। ओके, लिमिट अभी हम नेक्स्ट स्टेप में रखते हैं, प्लस सॉरी माइनस 4y प्लस 2, x की जगह आप क्या रखेंगे, y स्क्वायर। तो दिस विल बी x स्क्वायर विल बी 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर dy प्लस 8z dz। ओके, ये हो गया। x की लिमिट कहां से कहां तक है, x की लिमिट है आपकी, x मूव कर रहा है 0 से 2, ठीक है, y मूव कर रहा है आपका 0 से 1 और z मूव कर रहा है आपका 0 to 3। नाउ dy के साथ केवल y है, x और z आपने नहीं रखे। अब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लिमिट्स रख सकते हैं। यहाँ पे केवल dx के साथ x है, x आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन आप dx में जो y एक्सप्रेशन है उससे आप कांस्टेंट नहीं कंसीडर कर सकते अगर dy भी साथ ही साथ को एग्जिस्ट कर रहा है। y को क्या रखेंगे आप, 0 0 0 2 1 3 में से कौन सी y की वैल्यू लेंगे, आप एक फिक्स वैल्यू नहीं ले सकते, तो आपको y को x की फॉर्म में लिखना होगा। आप इस इंटीग्रेशन को करना पड़ेगा, दैट विल बी -2, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 2, माइनस ये आपका हो जाएगा 4y स्क्वायर बाय 2 प्लस 8y क्यूब बाय 3। ओके, एंड लिमिट 0 to 1,
प्लस 8z² / लिमिट 0 to 3। आप इस सब को वापस कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका वापस आ जाएगा 26 और वर्क डन दैट इज माइनस E डॉट dl दैट विल बी अगेन माइनस 26 जूल। आपने जब फर्स्ट केस में जब कैलकुलेट किया था तब भी आपका 26 जूल आया था, माइनस 26 जूल, और इस केस में भी आपका माइनस 26 जूल आया। और भी कोई पाथ अगर आपको दिया हुआ हो, जैसे इस तरीके से यही पाथ दिया हुआ होता तो भी आप कैलकुलेट करेंगे माइनस 26 जूल आना है। What does it concludes? It concludes work done is independent of the path selected for movement of a point charge from one point to another point. A से B तक या B से A तक जाने के लिए आपने कौन सा पाथ सेलेक्ट किया है उस पे आपका वर्क डन नहीं डिपेंड करता। और यही केस हमेशा वैलिडेट रहेगा, चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं वर्क डन इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। ये बहुत बार आपके जो असर्शन और रीजनिंग के स्टेटमेंट्स है उनका एक पार्ट बन सकता है, स्टेटमेंट का एक पार्ट बन सकता है, या आपको ऑब्जेक्टिव में इनके मल्टीपल स्टेटमेंट्स देके करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आई होप वर्क डन क्या है और किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी वर्क डन की कंटिन्यूटी में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो आपको जब पॉइंट लोकेशन दे दी गई है तो उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 to point 2 इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और जो हमारी मेथोडोलॉजी रही है कि हम हमेशा एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद उस पर किस तरह से प्रॉब्लम्स बनती है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप विजुअलाइज कर सकें कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रॉब्लम फॉर्मेशन में किस तरीके से आपके सामने आने वाला है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।